अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और दिन का आगाज कर चुके होंगे और अपनी भरपूर तैयारियां कर चुके होंगे वीकेंड की, क्योंकि ये वीक अच्छा गुजरा है। अब वीकेंड की बारी है तो वीकेंड जो ही आएगा उसको भी मनाएंगे ठीक तरीके से। और हिना को तो आप देख ही रहे हैं, भरपूर तैयारी के साथ आई है आज भी। आपकी एक्साइटमेंट मैं समझ सकती हूँ। वीकेंड में अभी एक दिन बाकी है जनाब, कल का दिन अभी है वर्किंग डे में। हाँ, मेरी तैयारी मेरी तो रोज भी ऐसी होती है, आप शायद नोटिस नहीं करते। स्पेशल झुमकों के साथ आई हैं आप। अच्छा, आपको लगता है कि मेरी वीकेंड की तैयारी है जनाब। अगर तो मौसम अली अच्छा हुआ तो ये वीकेंड भी खुशगवार गुजरेगा, वरना तो हमें लग रहा है कि जनाब गर्मी आ रही है, मौसम तब्दील हो रहा है। दिन के वक्त में अच्छी खासी तेज किस्म की धूप निकली हुई होती है। दो के कल कुछ बादल थे और कल रात में लाहौर के कई इलाके हैं जहां पर हल्की फुल्की सी जो बूंदाबांदी है वो हुई है, वो रिपोर्ट हुई है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि वीकेंड पर मौसम बेहतर हो जाएगा। बारिश की का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि धुंध छा जाएगी। लेकिन टेम्परेचर में कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही है, हमें दर्जा रात बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और गर्मी से महसूस होने लगी। कुछ जगहों पर तो अब पंखे भी चलना शुरू हो गए हैं, हल्के फुल्के पंखों के साथ। यानी मेरे घर पर भी चल रहा था, तो मैं अपनी बात भी करूंगा। तो मौसम तब्दील है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो तब्दीली है ना मौसम की, ये बड़ी खतरनाक होती है। आपने अपनी सेहत का इसमें जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई गर्मी आ गई है, मौसम तब्दील हो गया, चलें जी अपने जो वार्म कपड़े हैं वो सारे पैकअप कर दें और हम नॉर्मल अपनी टी शर्ट्स में और शर्ट्स में आ जाते हैं। लेकिन वो बहुत खतरनाक होती है। जब शाम के वक्त दर्जा हरारत जो है वो गिरता है तो फिर आपको पता चलता है कि ना नहीं अभी सर्दी है, क्योंकि अभी भी आधी रात में टेम्परेचर जो है वो होता है कम, उससे आपको लग रहा होता है कि सर्दी ही है अभी। राइट। लेकिन इसके साथ साथ आप ये जरूर याद रखिएगा कि अभी पूरी तरह से सर्दी नहीं गई है। इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि ये लौट कर वापस आ सकती है, तो पैक चेक करने की जरूरत नहीं है। आज से धुंध का भी इम्कान है जी, धुंध भी पड़ने वाली है और थोड़ी सर्दी भी बढ़ने वाली है। तो लेट्स सी कि जनाब क्या सिचुएशन बनती है जरा। और सिचुएशन जी वीकेंड पर एक और भी एक्साइटमेंट है हमारे लिए अली। हमारा मैच है जी दोबारा वेस्ट इंडीज पर। क्लीन स्वीप की हमारी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारा दूसरा टेस्ट है, उसके लिए भी स्पिनिंग पिच ही तैयार की जा रही है और वो हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी है। बिल्कुल। और विकेट पर घास काट ली गई है, खुश करने के लिए पंखे दिन भर चलते रहे। और पंखे चलाने की क्या जरूरत है, आजकल तो बड़ी सख्त धूप निकली होती है, लेकिन इसके बावजूद तैयारी भरपूर है कि स्पिनिंग पिच ही बनाएंगे, फिर से काबू कर लेंगे। 2 रोज आराम किया है हमारी क्रिकेट टीम ने और उसके बाद भरपूर ट्रेनिंग। स्पिन बॉलिंग कोच जो है अब्दुल रहमान बैटर्स को भी प्रैक्टिस कराते रहे, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे बैटर्स तो चल सकें कम से कम अपनी पिच पर। और पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त दी थी और पाकिस्तान को 2 टेस्ट की मैचेस की जो सीरीज है उसमें 1-0 की बढ़तरी पहले से हासिल है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा और जनाब उसकी तैयारियां आपके सामने हैं और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि क्लीन स्वीप ही करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि चले बाहर के जावेद साहब भी हमें पिच पर ही दिखाई दिए। उनका पूरा फोकस यही है कि जनाब ये जो पिच है ना, ये हमारी स्पिनिंग पिच जो है वो तैयार रहे। और क्योंकि हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनमें अगर बैटर नहीं चलते हैं हमारी पिच पे, हम अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं जो ठीक है, लेकिन हमारे बैटर्स तो यहीं पर खेलकर परवान चढ़े हैं, तो उनको तो कम से कम जो है बैटिंग लाइन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। उम्मीद है कि अब बैटिंग में भी कुछ नजर आएगा, ऑल्दो स्पिनिंग पिच ही बनाई जा रही है। देखते हैं आगे चलते हैं। एक एक्साइटमेंट भी हो गई जनाब। बड़ी खबर की जानिब बढ़ने से पहले जरा आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आज का भी शो फुली जैम पैक है जनाब। आज हमने आपकी टैलेंट से भी मुलाकात करवानी है, सियासत पर तो हम गुफ्तगू करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पर हम बात करेंगे, म्यूजिक का तड़का भी होगा। तो आपने जमे रहना है एक्सप्रेसो में हमारे साथ। बड़ी खबर शामिल करते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं और चौथे दौर में हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुज़ाकरात पर जवाब देना है कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं है। गुज़िश्ता रोज भी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का अभी तक फैसला नहीं हो सका। आज भी हमारी मीडिया जैसे कल हुई थी, तफसील के साथ हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पर असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है और इंशाल्लाह कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी और ये तय हुआ है कि हम 28 को उनके हवाले करेंगे। फ्राइडे को भी मीटिंग होगी, कल भी मीटिंग हुई है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि 9 मई पर लोगों ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। बताएं तो सही कि यहाँ जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है।
मोर देन वन बहुत सी जगहों के ऊपर जो है लोगों को शनाख्त हो चुकी है, चाहे वो KCI किसी और जगह पे भी हो। उसमें जुडिशल कमीशन का कोई बताए तो सही कि क्यों जुडिशल कमीशन ने क्या फैसला वहाँ पे करना है या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर कोई इस किस्म का प्रपोजल होता भी है तो मुज़ाकराती कमेटी अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ताबड़तोड़ हमले जारी किए हुए हैं। उधर अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब कहते हैं कि तीसरा मुज़ाकराती दौर खत्म हो चुका, मगर हमारी बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। कमीशन नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। कमीशन मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशन। जी, वो तो ये कह रहे हैं कि नो कमीशन नो नेगोशिएशन। तो क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने जा रही है या ताज़ा हवा का झोंका जो हमें मुज़ाकरात की सूरत में देखने को मिला था उस पर डेडलॉक आ जाएगा? इस पर हमने बात करनी है। उसके साथ साथ हुकूमत एक बार फिर से सोशल मीडिया से मुतालिक कानून साजी के लिए सरगर्म हो गई है। पीका एक्ट 2016 में मजीद तरमीम का जो बिल है गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में वो पेश किया गया और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया और ये बताया कि दीगर मुल्कों में सज़ा देने की जो शरह है वो 80% से ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में मुजरिमों को सज़ा देने की जो शरह है वो बहुत कम है। तो निज़ाम में इतनी खराबियाँ हैं कि किसी पर कुछ साबित नहीं हो पाता और इस निज़ाम की बेहतरी के लिए ही वो ये तरमीम ला रहे हैं। तमाम अदालतें 6 माह से 1 साल की मुद्दत के दौरान मुकदमात का जो फैसला है वो करने की पाबंद होंगी और मॉडर्न डिवाइसेस को भी कानून शहादत में शामिल किया जाएगा। और बिल में फेक न्यूज़ से मुतालिक भी तरमीम में सजाओं और जुर्माने का तयन शामिल होगा और फेक न्यूज़ फैलाने पर 5 साल कैद की सजा और 20 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़ भी दी गई है। और तरमीमी बिल के मुताबिक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल 90 दिन में केस निपटाएगा और ये जो ट्रिब्यूनल का फैसला है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकेगा। हुकूमत ने जो अहम कानून साजी इसके लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को तलब कर लिया है। सेनेट और कौमी असम्बली से मुस्तरद होने वाले बिल मुश्तरका इजलास में मंजूरी के पेश किए जाने। ये सारी सूरत हाल है जिस पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर असरारा साहब, सीनियर तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, सबसे पहले तो ये पीका एक्ट की बात करते हैं। एक बार फिर से मजीद तरमीम करने का कहा जा रहा है और जो जुर्माना बताया जा रहा है 3 साल कैद की सजा है, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक बार पहले भी ये PTI गवर्नमेंट में जब फेस किया था तो तमाम सहाफ़ियों ने बड़े अच्छे तरीके से इसकी मजम्मत भी की थी और इससे फिर हुकूमत को कहीं ना कहीं पीछे हटना भी पड़ा था। अब की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखें, हमारी साफ्ती तंजीमों का काम यही है कि चेक रखें कि जहां गलती गवर्नमेंट करे उसको ठीक करें। लेकिन इसके साथ हमारी साफ्ती तंजीमों की भी बतौर साफ़ी मेरा अपना भी फ़र्ज़ है कि जो फेक न्यूज़ दे हम उसके खिलाफ भी डट जाएं। हम क्यों ऐसे प्रोपेगेंडे का साथ दें जो फेक न्यूज़ को लेके चलता है? कुछ लोगों की कमाई का जरिया ही फेक न्यूज़ है। उनके ऐसे हैशटैग हैं जो लोगों को मुश्तिल करते हैं। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना होगा। गवर्नमेंट ने अपना बिल पेश कर दिया है, बिल्कुल ठीक। रात PFUJ की प्रेस रिलीज भी आई, अफजल भट्ट साहब ने उसमें बात भी कही कि भाई हमसे मुशावरत की बात होनी कही गई थी, वो नहीं हुई। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बिल पेश किया है, तो अता तारड़ साहब को अब इस बिल के पास होने के साथ साथ तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में भी ले लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह रात कह रहे थे कि नहीं, वो बाद में भी तरमीम आ सकती हैं क्योंकि लोग तंग इतना कर रहे हैं कि छोड़ नहीं रहे। और ये हुकूमतों की बात नहीं है कि आम आदमी की जिंदगी में घुस गए हैं। बिल्कुल दोनों तरफ की बात ठीक है, लेकिन बातचीत ही मसले का हल होती है, वरना अदालतें मौजूद हैं। देखें, मरियम नवाज ने पंजाब में जो कानून बनाया, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि हमारी हाँ जरूरत है। आप बरतानिया की हर जगह मिसाल देते हैं, वहां एक ट्वीट पे 10 साल की भी सजा हुई और बच्चे को भी हुई। इशू ये है कि हमारे यहाँ हद तक इज्जत के फैसले नहीं होते। पूरे सिस्टम की रिवैम्पिंग की जरूरत बनी हुई है हमारे यहाँ तो, कि जिसके बारे में जो मर्जी कोई तज़ीक आमेज जुमला कह दे, बात कह दे, फैब्रिकेट कर दे और वो तड़पता रहे, अदालतों में जाता रहे, कुछ नहीं होता। तो अब अगर गवर्नमेंट कुछ चीजें ठीक करना चाह रही है और उसके अंदर हम ये समझते हैं कि हाँ ये चीजें गवर्नमेंट के अपने हाथ में ज्यादा आ गई हैं, उसको बैलेंस करने के लिए अदालतें भी हमारे पास मौजूद हैं और तंजीमों का काम भी यही है कि वो निगोशिएट करें और बातचीत करें। तो इसका हल निकल सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मादर पिदर आज़ादी हो कि आप जो मर्जी करते फिरे और कोई पूछने वाला ना। बिल्कुल ठीक आमिर साहब, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि हमारी एक तारीख है कि हम अपने ही बनाए हुए कानून को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।
उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसका मिसयूज भी होता है बाजुकात। दोनों जगह पर बैलेंस रखकर चलना पड़ेगा। वैसे तो आपने जो बात की वो राना सनाउल्लाह ने भी बात की थी कि अदालतें मौजूद हैं, उनसे रुजू किया जा सकता है, लेकिन फिर आप एक बर्डन क्रिएट कर रहे हैं जो अदलिया पर हो रहा है। आप कानून साजी में इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखते, जिसमें आप गिरफ्तारियां डाल रहे हैं, चले जुर्माने अपनी जगह पर, चीज़ें अपनी जगह पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर उनको हब्से बेजा में रखा जा रहा है जब तक उन पर कुछ साबित नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, अब से बेजा में रखना या गिरफ्तारियां, ये थोड़ा एक डिफरेंट इशू आप सियासत का साथ ले आए। ये हो रही है फेक न्यूज के ऊपर बात सारी की सारी। देखिए, उसके अंदर जितनी अच्छी कर सके गवर्नमेंट के पीछे चले जाए। और जहां आपने ये कहा कि गवर्नमेंट यूज करती है, आपको पता है जो बनाते हैं कानून उन पे भी लागू होते हैं। ये तो नहीं होता कि सारों ने सारी उम्र उसमें इक्तदार में रहना है। लिहाजा सोच समझ के काम होना चाहिए। और असल बात यही है कि बैलेंस होना चाहिए उसके अंदर। जहां आप जजा सजा का तस्वुर ला रहे हैं, वहां इंसाफ का तस्वुर तो उसके साथ सबसे लाजमी है कि ऐसा तरीकाकार होना चाहिए कि फौरन एक्शन भी हो, इंसाफ भी मिले और उसके अंदर उंगलियां भी ना उठे। बस यही बात अब होनी चाहिए साफ्ती तंजीमों की तरफ से। इसी चीज को लेके चलना चाहिए, वरना पार्लियामेंट कानून है बना ले, उसके बाद भी उसके ऊपर स्टे होते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी होती हैं। इमरान खान के दौर में फवाद चौधरी साहब को बहुत ज्यादा शौक आया हुआ था, वो समझ रहे थे कि कई करोड़ रुपए का जुर्माना ही सिर्फ हल है इसका, लेकिन फिर वो उड़ा दिया गया था हाई कोर्ट से। तो अब भी चीजें सारी मौजूद हैं, लेकिन जिद्दोजहद तो करनी पड़ती है ना हर काम के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर साहब, आप वैसे भी बहुत ज्यादा गहरी नजर रखते हैं। तो अगर कल को ना लाइटर नोट को ये कह देता है कि भाई इजलास है पार्लियामेंट का और कोरम पूरा नहीं है, तो जी हमारे अगर कोई कहता है कि जी हमारे टैक्स के पैसों पर ये काम सारा होता है और उस पर हमारे लिए बात करने के लिए कोरम पूरा नहीं होता या इजलास नहीं होता, तो इसको भी तौहीन पार्लियामेंट लगाकर उसको भी ना अंदर कर दिया जाए, क्योंकि हर चीज इसका प्रॉपर मैकेनिज्म तो बड़ा जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस तरह होता नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने एक शर्त इस कानून में ये जरूर डाल दिया है कि जिस चीज को पार्लियामेंट की कार्रवाई से हज़फ कर दिया जाएगा उसे सोशल मीडिया पे नहीं डाला जाएगा। हमारे यहाँ आदत है कि पार्लियामेंट की वो कार्रवाई से हट गया, साथ लिख देते हैं कि ये कार्रवाई से हज़फ कर दिया गया, लेकिन साथ पूरी बात चली जाती है। ये कुछ सख्तियां ऐसी आ रही हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे पार्लियामेंट के इजलासों की जो नेशनल मीडिया पे नहीं चलती वो वीडियो चल जाती है, जो कि उन्होंने बैन की हुई होती हैं। इनके ऊपर बैठ के स्पीकर के साथ भी और सब जगहों पे बात होनी चाहिए और फौरन होनी चाहिए। इसमें कोई मुजायका नहीं है कि वजीर कानून, वजीर इत्तलात या स्पीकर से बात ना हो सके। करनी चाहिए कि जी बिल्कुल आप अपने इस्तेकाक को रखें, लेकिन आम आदमी का इस्तेकाक आपसे भी ज्यादा है, क्योंकि उसकी इज्जत नफ्स को भी मजरूर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो एक उमर अयूब ने नारा लगाया है, नो कमीशन नो नेगोशिएशन के हवाले से जो उनका ये कहना है, आप क्या समझते हैं अब इस सूरत हाल में, जबकि 3 दौर मुकम्मल हो चुके हैं, अब मुज़ाकरात कहाँ पर खड़े हैं? मैं मजे की बात सुनाऊं, हफ्ते की रात 11 बजे मैंने ये खबर ब्रेक की, 11:15 बजे के गवर्नमेंट के इजलास शुरू हो जाएंगे कल से, और जो कि 2 दिन हो गए मुसलसल हो रहे हैं। और ये 27 या 28 को उनका कहना ये है कि हमारे 7 वर्किंग डे पूरे हो रहे हैं और हम 28 को इजलास बुला लेंगे। ठीक है, कल सुबह भी हमने यही दी खबर, शाम में आई कि हाँ वाकई 28 की तजवीज आ गई है। अच्छा, अब जब ये सब चीजें सामने आ गई तो उमर अयूब साहब ने ये नारा मस्ताना बुलंद कर दिया कि 27 तक अगर तय ना हुआ और 28 को इजलास ना हुआ तो हम नहीं आएंगे और कमीशन की बात में आएंगे। देखिए, गवर्नमेंट पहले ऐलान करके तो नहीं आएगी ना कि उनकी सिफारिशात क्या है। उनका कहना यह है कि जिस तरह इन्होंने मीटिंग में आके स्पीकर के और मुज़ाकराती कमेटी जो हुकूमत के उसके हवाले की और मीडिया के हवाले की है, हम भी सेम यही काम करेंगे कि हम 28 को जब इजलास में आते हैं, हमारा जो भी माफी ज़मीर होगा, हमारी जो भी प्रपोजल होगी, जो तजावीज़ होंगी, वो हम वहां पेश करेंगे। तो बैठना तो पड़ना है, लेकिन ये ठीक है उमर अयूब ने जो नारा लगाया ताकि अपने लोगों के लिए तो सिंपैथी हासिल की जाएगी। जी देखिए, हम कितने डेडलॉक पे चले गए, हम बड़ी सख्ती से बातचीत कर रहे हैं, बस इसके अलावा नहीं है कुछ। ये तो आमिर साहब, जिस तरह से ये डेडलाइन में 3 दिन कम कर दिए हैं पीटीआई ने, क्यों इतनी मुतालबात की मंजूरी में जल्दबाजी दिखा रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ? और क्यों जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा कि अगर उन्होंने एक मुज़ाकरात के दौर में अपने मुतालबात पेश किए हैं तो इसी तरह ही अगले दौर में हुकूमत फिर उनके जवाबात देगी तफसील से और रीजंस देगी। तो क्या वजह आपको नजर आती है इस जल्दबाजी की? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, प्लेइंग विद गैलरीज की कहानी है। जब पता लग गया कि 28 को इजलास गवर्नमेंट बुला रही है तो आपने 3 दिन भी कम कर दिए, तो वही 28 बन जाएगी। आपने कहा 27 डेडलाइन है हमारी, फटाफट दो, तो 28 आपको पता चल गई। बस ये इसी तरह ही है, ये थोड़ी है कि वरना तो ये था कि 31 तक हर चीज करें। अब वो 28 की डेट सुन के उन्होंने कह दिया हम 3 दिन और कम कर रहे हैं, और अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं।
तो गवर्नमेंट भी पूरी तरह बात तैयार करके लाएगी ना। देखिए उन्होंने अपनी तरफ से गवर्नमेंट को एक चार्जशीट किया है जो TORs बनाई और TORs मांग रही थी गवर्नमेंट की कमेटी के, जी आप चाहते हैं जुडिशल कमीशन हो तो उसके लिए वो देना लवाजमात। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने गुमशुदा अफराद की लिस्ट नहीं दी। वो कहते हैं जी हमारे लोगों को खतरा है। भाई आपके अगर गुमशुदा अफराद हैं तो वो तो घरों में तो उनके कोहराम मचना चाहिए। आपने सैकड़ों लाशों से, सैकड़ों जो गुमशुदा अफराद से ला के अल्लाह ताला हर घर के हर बच्चे और फैमिली के महफूज रखे कि कोई एक भी किसी हादसे का शिकार ना हो, ना वो गुम हो। लेकिन ये क्या है कि आप लिस्ट भी नहीं दे रहे। आपको स्पीकर को लिस्ट दे देनी चाहिए थी। आप अब भी लिस्ट देने के तो पाबंद होंगे ना कि जी आप जो कमीशन बनवाना चाह रहे हैं किस बुनियाद पे। अच्छा, लेकिन आपको कह देने से आपको ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आमिर साहब, लेकिन आपको ये लगता है कि ख्वाजा आसिफ अब इन मुज़ाकरात को मुतासर कर रहे हैं कहीं ना कहीं? उनकी जानिब से भी बयानबाजी का सिलसिला, ये जो PTI अमूमन गेम खेलती है नज़र आती है, वो दोनों तरफ लाइन के दोनों तरफ नज़र आ रही होती है, उसी तरह से अब हमें हुकूमत में नज़र आ रही है। एक जगह जहाँ मुज़ाकराती कमेटी के अरकान एक बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहाँ ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि 9 मई के जो मुलजमान हैं उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, तो अब जुडिशल कमीशन बनाने की क्या जरूरत है? इस पर क्या कहेंगे? इतराफ़ जुर्म से ज्यादा तो आप KPK के CM का इंटरव्यू आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ हमारे लोग थे जिनको उन्होंने CM हाउस में लाके इस्तकबालिये दिए। तो ये तो बात सबूत के तौर पे सामने आ चुकी। जो इमरान खान कहते थे सबूत दे दो तो माफी मांग भी देंगे, बिल्कुल चल रहा था। दूसरी बात यह है कि सीज फायर तो कोई नहीं हुआ ना गवर्नमेंट और हुकूमत के दरमियान के। जब मुज़ाकरात होंगे तो हम नहीं बोलेंगे। ना PTI के लोग चुप हो रहे हैं ना गवर्नमेंट के हो रहे हैं। अब उसमें जाहिर है ख्वाजा आसिफ एक बड़ा नाम है तो वो अपनी बात कर रहे हैं ना। तो PTI ने या इमरान खान ने ट्विटर हैंडल ने कोई चीज रोकी है? कौन सी जो वो फिक्रेबाजी है जो उस ट्विटर हैंडल से नहीं हो रही? तो जवाबन ख्वाजा आसिफ भी नहीं रुक रहे। तो ऐसा तो होता है जब आप लोगों ने आपस में या TOR तय नहीं किए कि जब तक हमारे मुज़ाकरात हैं हम ठंड प्रोग्राम रखेंगे। पार्लियामेंट के अंदर ये सारे मुजाहरे किस चीज के हो रहे हैं? अपोजिशन का राइट है ना, तो फिर गवर्नमेंट का भी तो जवाब देने का राइट हमें तस्लीम करना चाहिए। वो जो लोग उसके अंदर बैठे हुए इरफान सिद्दीकी तर्जुमान है, क्या उन्होंने कोई इस किस्म की गुफ्तगू की है? फिर बात बनेगी कि जी आप तर्जुमान थे और आप ये बात कर रहे हैं। राइट, ठीक है। तो आमिर साहब, दूसरी जानिब फवाद चौधरी की बानी PTI से डयाला जेल में मुलाकात हुई है और उन्होंने फिर अपने ट्वीट में ये कहा कि खान साहब सिर्फ जुडिशल कमीशन की बात नहीं कर रहे बल्कि वो सीनियर मोस्ट जज साहब पर जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम फर्ज करते हैं कि हुकूमत बारगेन करने के लिए कोई जुडिशल कमीशन बना भी देती है तो PTI की शराइत तो सख्त हैं फिर उस लिहाज से। देखिए फवाद चौधरी साहब बड़े मोहतरम हैं और उनकी राय अपनी जगह, वो PTI की राय नहीं रखते। उन्हें PTI में आज तक वापस नहीं लिया गया। लिहाजा वो जो शराइत हैं या जो वो गुफ्तगू ऐसे ही है जैसे कमेटी के अरकान जो बाहर बैठे हैं दोनों तरफ से, जो कमेटी में नहीं है, वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो PTI के अंदर भी नहीं है। ये तो जाके चूंकि GHQ हमला केस में जाते हैं तो मुलाकात हो जाती है, अपनी गुफ्तगू करते हैं, ये उनका राइट है, उन्होंने कर दिया ट्विटर हैंडल पे। लेकिन PTI जो कह रही है वो भी ये लिखा हुआ है ना उसके अंदर कि चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जजेस। तो सीनियर मोस्ट जजेस अगर गवर्नमेंट की चॉइस के नहीं तो फिर वो PTI की चॉइस के भी तो नहीं होंगे ना। अब तो तफरीक बड़ी वाज़ेह है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको तो गैर जानिबदार ढूंढने पड़ेंगे। जो जज का लफ्ज है वो तो जजमेंट हमें ही करनी पड़ेगी फिर आम आदमी को, क्योंकि जज तो आपस में उलझ पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अब ये PTI ने अपना सर्वाइवल जो एक टैक्टिक अपनाया है, ग्रैंड अलायंस की फिर से बातें करने लगी है। पहले भी ग्रैंड अलायंस की बातें करती थी और आपने देखा ही है उसका क्या बाद में सूरत हाल बनी। और महमूद खान अचकज़ई के हवाले से जो बात सामने आई, जैसे हमारे जो हैं मौलाना, उनके साथ जो इनकी बातचीत चल रही थी वो कहाँ पर खड़ी है इस वक्त, और आप फिर से ग्रैंड अलायंस की बात करने लगी है PTI। तो आप क्या सोचते हैं अब ग्रैंड अलायंस की क्या सूरत हाल बनेगी? ये पिछले 2-3 दिनों में जिन घरों में गए हैं ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वालों में, उनमें एक मेज़बान ने कहा, एक तो बताएं इमरान खान कहाँ खड़े हैं, वो किस वक्त यू टर्न लेंगे इस जो आप मूवमेंट बनाना चाह रहे हैं जिसकी 2 हफ्ते के बाद आप तमाम तर चीजें सामने लेके आएंगे, क्या वो इसे वीटो तो नहीं कर देंगे? और दूसरे आप बताएं कि आपने ये जो अब सोचा है, इससे पहले आप इस चक्कर में थे कि कोई जर्नैल बगावत कर देगा, फिर आपका ख्याल था कि कोई जज बगावत कर देगा, फिर आपका ख्याल था 26 नवंबर को आप सब कुछ अवामी ताकत से कर लेंगे। जब आप सब कुछ स्पॉइल कर चुके तो अब आप इस तरफ आ रहे हैं, तो इसके लिए आपकी संजीदगी भी बहुत जरूरी है। ये चल रही है बातचीत। और अगर मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई में से किसी को ये सरबराह बना देंगे, PTI को पीछे बैठना पड़ेगा। देखिए मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने बनाया था PDM का सरबराह, और सीरियसली उनके पीछे चले और अपने मकासद हासिल किए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। तो ये तो PTI के अंदर खुद ब खुद
खुद लीडरशिप के लिए क्वेश्चन उठते हैं, जो लीडर जाते हैं एक दूसरे को सबके सामने रेडिक्यूल कर रहे होते हैं। तो पता लगना चाहिए ना कि ये किस किस्म का अलायंस है। होना चाहिए अपोजिशन की तवाना आवाज होनी चाहिए, उसके कोई मुखालिफ नहीं है, ताकि वो अवाम के लिए मौसर नुमाइंदगी करें और आवाज उठाएं। ठीक ठीक। तो आमिर साहब, आप इन फ्यूचर देख रहे हैं कहीं ना कहीं मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तरीके के साथ मिलते हुए, या फिर उनके साथ मिलकर कोई गवर्नमेंट को टफ टाइम देने का इरादा, जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ रखती हो, तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं? ये बात पीटीआई की क़यादत ने सोचनी है ओरिजिनली, कि वो खुद कितने सीरियस हैं, इन सबको इस्तेमाल करके फौरी तौर पे फेंकना है या एक लंबा अलायंस बनाना है। तो जब ये लोग घाक सियासतदान है, ऐसा नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान या महमूद जगदई को छोटे बच्चे हैं कि बस उन्होंने आइन की बात की है तो वो साथ चल पड़ेंगे। वो सारे अपनी शराइत मनवाएंगे पीटीआई के साथ, उसके बाद ये बनना चाहिए। मैं तो इस बात के हक में हूँ, ताकि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में ये छोटे बच्चों की तरह कुट्टी करने वाली कहानी रोज की ना हो। फिर आप प्रेशर डालें, बात करें, मुतालबात मनवाएं और सीरियसली बात करें। बिल्कुल 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 बात करनी चाहिए, बिल्कुल मुज़ाकरात चलते रहने चाहिए और रुकने नहीं चाहिए, और किसी हद में मरहले पर मुकम्मल भी होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास साहब, आपने अपना तजिया पेश किया। आपने देख ही लिया है मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त भी एक स्टैंड स्टिल पर नजर आती है। दोनों जानिब से मुतालबात जारी हैं, दोनों जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे मुतालबात माने जाएं, लेकिन अभी ऊंट किसी करवट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब 28 जनवरी को कोई ना कोई नतीजा निकल आना चाहिए इसका। चलें, सियासत पर तो बात हो गई। आपने आईसीसी का प्रोमो देखा है चैंपियंस ट्रॉफी का? जी जी बिल्कुल, मैंने देखा है। हम आपको भी दिखाते हैं जनाब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो शायकीन को बेसब्री से इंतजार है, शिद्दत से, उसका जो प्रोमो है वो जारी किया गया है। और आईसीसी की जानिब से जारी करदा प्रोमो में कौमी टीम के जो फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और स्पिनर शादाब खान है, जबकि भारत के हार्दिक पांड्या और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी भी इसमें शामिल है। और वीडियो में ये जो खिलाड़ी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सख्त मुकाबले की बात करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आईसीसी का जो नया प्रोमो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का प्रमोशन का हिस्सा है। और ख्याल रहे कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा और भारतीय टीम अपने मैचेस में मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलेगी। We are very excited about it। बहुत खुश हैं हम कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। प्रोमो की कुछ झलकियां दिखाते हैं जी आपको। चैंपियंस ट्रॉफी ना हो गई, मिशन इम्पॉसिबल ही हो गया। मनी हाइस्ट का प्रोमो लगे या तो ट्रॉफी हाइस्ट का प्रोमो लगे। शाहीन शाह आफरीदी जो है ना, वो टॉम क्रूज के जो रूप में अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो जिस तरीके से मिशन इम्पॉसिबल का एक खास आइकॉनिक सीन था, उसको इन्होंने पिक्चराइज किया है इसमें। तो जबरदस्त है, चैंपियंस ट्रॉफी का ऐसा प्रोमो हमें देखने को मिल रहा है। मजीद इजाफा कर रहा है जी। अभी हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब शामिल करेंगे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज बता रही हैं और दिखा भी रही हैं कि किस्सा कहानी बच्चों के लिए कितनी हेल्दी एक्टिविटी होती है। आइए देखते हैं। चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दे मर्जी। इस वक्त मैं लाहौर के शाही किले में मौजूद हूँ, जहाँ पर वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से छोटे बच्चों के लिए एक शानदार इवेंट का इनेकाद किया गया है। ये इवेंट ना सिर्फ बच्चों की तफरीह बल्कि तख्लीकी सरगर्मियों के साथ साथ बहुत सी नई चीज़ें सीखने का भी एक बेहतरीन मौका है। तो आइए चलते हैं, इस इवेंट का विजिट करते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर बच्चों के सीखने के लिए क्या कुछ है। इस वक्त हमारे साथ मैडम समीना मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं मीडिया एंड मार्केटिंग वार्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। वार्ड सिटी ने इस बार छोटे बच्चों के लिए किस्सा कहानी का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मुझे बताएं किस्सा कहानी बेसिकली है क्या और क्या कुछ है यहाँ पर बच्चों के लिए? यहाँ पे बच्चों के लिए पेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ रखी हैं हमने। कैलीग्राफिक जो है वो सिखाई जा रही है बच्चों को, खत्ताती के अलावा स्केचिंग सिखाई जा रही है।
पोट्री मेकर है वो पोट्री व्हील पे बच्चों को बर्तन बनाने मिट्टी के सिखाएगा। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग सेशंस हो रहे हैं, बच्चों के साथ क्विज शो हो रहा है। फिर इसके अलावा तफरीह के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे पपेट शो वाला है, बंदर तमाशे वाला है। तो हमने मुख्तलिफ सरगर्मियों को कंबाइन किया है, ठीक है, जिसमें तफरीही सरगर्मियाँ भी हैं और तालीमी सरगर्मियाँ भी। छोटे बच्चों के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का बेसिक मकसद क्या था? वॉल सिटी अथॉरिटी जो है ऑलरेडी हम मुख्तलिफ कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कंजर्वेशन के साथ साथ हम अपनी सकाफत को रिवाइव करने के लिए अपनी कल्चर को और ऐसी एक्टिविटीज़ को जो कि ख़त्म हो रही हैं, फिर हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखें जिनसे बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ का मौका मिले। मतलब स्कूलों में तो बच्चे जा ही रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों को स्कूल से निकल के, घर से निकल के कुछ बाहर ऐसी जगहों पे, ओपन स्पेसिस पे भी कुछ तालीमी सरगर्मियाँ या कुछ तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं वो मिलें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक एक्टिविटी चल रही है पेंटिंग की, मुझे इसके हवाले से बताइएगा कि क्या कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा बच्चों को? जी बेसिकली ये किस्सा कहानी नाम का इवेंट है जो वॉल सिटी अथॉरिटी करवा रहा है। यहाँ स्केचिंग हो रही है, यहाँ पे पॉटरी सिखाई जा रही है, साथ में यहाँ पे जाम बैठे हैं, यहाँ पे बच्चों को बेसिकली एक्रेलिक कलर्स के साथ पेंटिंग सिखाई जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ मिलकर पेंटिंग कर रहे हैं। जी जी। तो एंड पे कोई अवार्ड होगा, फर्स्ट पोजीशन होगी, सेकंड पोजीशन, उस हिसाब से अवार्ड दिया जाएगा? जी जी, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन या सेकंड नहीं होगी, 10 तक हमने रखी हुई है। अच्छा, हम ओवरऑल सारों की पेंटिंग्स रखेंगे और जिन बच्चों का सबसे अच्छा काम होगा उनमें से हम पहली 10 पोजीशंस को हम प्राइजेस देंगे। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों के साथ पेंटिंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो बच्चों का कंपटीशन चल रहा है पेंटिंग का, लेकिन आप भी पेंटिंग कर रही हैं। बच्चों को देख के मेरा भी अंदर का बचपना जाग गया। अरे वाह, जबरदस्त। मैं बटरफ्लाई बना रही हूँ। अच्छा, वाह। अच्छा, आप रेड कलर की बटरफ्लाई क्यों बना रही हैं? रेड कलर फेवरेट है आपका? यस, मेरा रेड कलर है फेवरेट। ठीक है। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी जगह पर जहां पर खताती की क्लास दी जा रही है, तो आए बात करते हैं यहाँ पर और जानते हैं कि इस क्लास का बेसिक मकसद क्या है। मास्टर मौजूद हैं खताती के। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है अब्दुल हनान, MFA ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ये जो खताती तक का सफ़र है, ये शौक है या इसके पीछे कुछ और है? असल में ग्राफिक डिज़ाइन में आने का मकसद भी एक तरह से खताती ही था, क्योंकि मेरे 2 मेजर सब्जेक्ट थे, एक फोटोग्राफी और एक कैलीग्राफी। ओके। तो ये दोनों ही खताती और फोटोग्राफी दोनों ही पार्ट हैं ग्राफिक डिज़ाइन के, तो इसलिए फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइन में आने का फैसला लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनको कलम पकड़ना नहीं आता। अगर कोई खताती करना चाहता है तो उसका सबसे इनिशियल स्टेज क्या होगा? अगर खताती प्रॉपरली अगर कोई फ़न के तौर पे सीखना चाहे तो उसको किसी ना किसी उस्ताद के साथ मुंसलिक होना पड़ता है। हमारे यहाँ अभी ये रिवाज नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ख़ास तौर पे इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे प्रॉपरली मुतारिफ़ करवाया गया हो। हम बिल्कुल इसको पर सेमेस्टर मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे चंद एक जगह पे है, लेकिन उस वक्त बच्चे जो है ना वो प्रोफेशनलिज्म की दौड़ के अंदर लगे होते हैं, तो उस वक्त इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज़ देखते थे पहले के टाइम में कि अगर किसी ने अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी है तो वो कलम से लिखता था। आपको क्या लगता है कि अब ये चीज़ें जो हैं वो उस तरह से क्यों नहीं प्रैक्टिस में आती? दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, टैबलेट्स का और आईपैड्स का दौर है, तो ज़्यादातर असातिज़ा का और ज़्यादातर टीचर्स का और उसके अलावा मतलब ज़्यादातर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका इस तरफ रुझान नहीं है, ज़्यादा रहा नहीं। जेनज़ीज़ हैं ख़ास तौर पर उनका इस तरफ बिल्कुल रुझान नहीं है, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं खताती असल में है क्या, कैलीग्राफी क्या है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रुस्ता फातिमा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे किस्सा कहानी की, ये कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मुझे तो। मैंने यानी फर्स्ट टाइम कलम भी पकड़ी है और हमारी मिस्टर ने बताया कि कलम कैसे पकड़ते हैं और लिखने में मज़ा भी आ रहा है। कलम के साथ जब आज आपने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में लिखाई की है तो मुश्किल लगा है कुछ? जी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्या मुश्किल फेस आई आपको इसमें? यानी कि पकड़ने में भी और चलाने में भी।
पपेट्स लगाए गए हैं और इन पपेट्स के जरिए अकबर बादशाह की कहानी सुनाई जाएगी। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शाहिद साहब कि यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कौन कौन से हैं? इसमें एक अनारकली भी है जो लाहौर वाली है, तो इसमें वज़ीर भी होता था अकबर बादशाह का, पाटे खान होता था इसमें, बेलदार बिरबल वज़ीर होता था इसमें। ये अकबर बादशाह का घर ही है ना, तो इधर खड़े हुए हैं, ऐसी इनकी कहानी है ये। ठीक है, तो आप हमें थोड़ी सी कहानी सुनाएंगे? ये आगे दो सहेलियां, एक का नाम है गोरजान, एक का नाम है अनारकली। ये दो सहेलियों की मुलाकात 20 साल बाद हो रही है। चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दे महरजी। चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दे महरजी, नहीं भूलेंदा ढोले दे महरजी। इस वक्त हम पोट्री की क्लास में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख रबी अहमद है। सर, कितना अरसा हो गया आपको पोट्री करते हुए? तकरीबन 50 ईयर्स। आप यहाँ पर आए हैं आज इस किस्सा कहानी के मेले में, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है? अगर सच्ची बात पूछें, रिस्पॉन्स बहुत है, शौक़ भी है बच्चों को। अच्छा। लेकिन इस शौक़ को हम आगे माँ बाप बढ़ा नहीं रहे, इसकी क्या वजह आपकी? ना उस्ताद बढ़ा रहे हैं। जो हमारे स्कूलों में आर्ट का काम होता है, ठीक है ना, उसमें भी इसकी कोई बाकायदा क्लासेस नहीं होती हैं आमतौर पर। कहीं कहीं है, ठीक है, जो कि आप फिंगर टिप्स पर इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसको लोग सिर्फ शौक की हद तक अपनाते हैं, एज अ करियर इसको परसू नहीं करते? क्या वजह है इसके पीछे? अगर हम इसको फिनांशियल तौर पर लें ना, हमारी जो मईशत है, मईशत में भी ये काफ़ी सहारा बन सकती है। हमारे यहाँ बहुत सारे, एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों अफराद जो है इससे मुंसलिक हैं मिट्टी के काम से, और ये एक सनत का दर्जा भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती है। बच्चे जो हैं या कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, अब एक लोगों ने स्टूडियो बनाए हुए हैं, ठीक है जी, वहाँ फीसें ज़्यादा हैं। क्यों? उनकी वजह ये है कि जो एलीट क्लास है वो सिर्फ वही लोग वहाँ पर जाते हैं। हमारे जो मिडिल तबका है, इनके बच्चे ये सीखने के लिए जाते ही नहीं। अगर ये गवर्नमेंट के लेवल पे ये आ जाए, ठीक है, तो बहुत सारा काम जो है ये आम हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। इवेंट ना सिर्फ हमारे सकाफती विरसे को जिंदा रखते हैं, बल्कि ये बच्चों की तरबियत का भी बेहतरीन जरिया है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाला 5वां मैराथन, जिसका इनेकाद, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ज़ोरों शोर से जारी हैं। 5वें सालाना मैराथन इस्लामाबाद जिसको रन विद अस के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। 26 जनवरी को इस्लामाबाद मैराथन का इनेकाद हो रहा है और सर्द मौसम के बावजूद आवाम की भरपूर दिलचस्पी इसमें दिखाई दे रही है। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनाइज़र इस्लामाबाद मैराथन कासिम नाज। कासिम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कासिम, वी आर वेरी एक्साइटेड, 5वां एडिशन है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसको मुनक्किद करवाने का, और अपनी कम्युनिटी के हवाले से कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद रन विद अस पाकिस्तान की पहली रनिंग कम्युनिटी है, जो कि 2016 में इसको हमने स्टार्ट किया था, और तब से अब तक हम तकरीबन मोर देन 700 ग्रुप इवेंट्स करवा चुके हैं, कम्युनिटी फ्री इवेंट्स। इसमें इस्लामाबाद मैराथन जो कि 26 तारीख को होने जा रहा है, इसकी 5वीं एडिशन, ये हमने 2020 में इसका पहला एडिशन हमने स्टार्ट किया था। अच्छा। और उस वक्त से अभी तक हर साल जनवरी के लास्ट संडे को हम लोग इस्लामाबाद मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं। Okay. अच्छा, इसमें तो इस्लामाबाद मैराथन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो जो हमारा एम था, जो गोल था, वो ये था कि हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप के ऊपर लेकर आना है इस्लामाबाद मैराथन को, जिसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। कि जब हमने पहला एडिशन करवाया था, उस वक्त 500 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 2020 में,
और फिर 21 में हम नहीं करवा सके, 22 में जब हमने करवाया था तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज ए पार्टिसिपेंट इस्लामाबाद मैराथन में आए। और इसके अलावा बहुत सारे एम्बेसडर्स वो यहाँ पर इस्लामाबाद मैराथन को उन्होंने ज्वाइन किया। और इसके अलावा जो है पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोगों ने ज्वाइन किया। पिछले साल से 2024 से जो एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि हमें नज़र आ रही है वो ये है कि बाहर से एथलीट्स या आम लोग जो कि मैराथन रन्स वगैरह करते हैं उन्होंने इस्लामाबाद मैराथन को ज्वाइन करना शुरू किया है, जो कि स्पेशली पाकिस्तान आते हैं इस्लामाबाद मैराथन को ज्वाइन करने के लिए, जो कि आई थिंक कि जो पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। इसके अलावा जो कासिम ये भी बताइएगा कि इस बार मैराथन कैसे डिफरेंट है, और दूसरा ये कि इसका रूट क्या है और कितने किलोमीटर का होता है बेसिकली रूट? राइट, इसमें जो मैराथन है वो 42.2 किलोमीटर रनिंग डिस्टेंस को कहते हैं। और हमारे इसमें बेसिकली टोटल 4 कैटेगरीज हैं। फुल मैराथन 42 किलोमीटर, फिर 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और बच्चों के लिए किड्स फन रन भी है। तो इस साल जो हमारा रूट है वो बहुत हसीन रूट है इस्लामाबाद का, जिसमें हम लोग E11 फ्लाईओवर जो कि नया ईरान एवेन्यू बना है वहाँ से हम शुरू करेंगे। ईरान एवेन्यू के ऊपर ही हम रहेंगे। एक साइड पूरा मुकम्मल ट्रैफिक क्लोज़ होगी और आपको इस्लामाबाद की ईरान एवेन्यू के ऊपर बहुत सारे तादाद में, हज़ारों की तादाद में, कम बेश तकरीबन 3000 के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल पार्टिसिपेशन। ये आपको रोड के ऊपर लोग भागते हुए नज़र आएंगे, जिसमें ख़वातीन भी होंगे, जिसमें बच्चे भी होंगे, जिसमें बुजुर्ग भी होंगे, जिसमें पाकिस्तानी भी होंगे, जिसमें फॉरनर्स भी होंगे। राइट, तो अच्छा ये बताएं कासिम कि आपने इस खास का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि अमूमन जितनी सर्दी इस्लामाबाद में होती है इस दौरान ये तो शायद रन्स के लिए बहुत मौजू ना हो, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इसमें रनिंग कर ही नहीं पाते हैं, स्टिफ होते हैं उनके मसल्स, तो इस पर क्या कहेंगे? राइट, वैसे ऑनेस्टली जो परफेक्ट टाइम होता है रनिंग का वो यही है हमारे इस्लामाबाद का। और हमें एक्चुअली वेदर को देखना होता है कि उसमें ज़्यादा धूप ना हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, क्योंकि हमारा जो एक इस्लामाबाद का जो वैसे ही वेदर है वो काफ़ी एक मतलब आइडियल है फॉर रनर्स। तो ये वाला जो टाइम होता है स्पेशली जनवरी का लास्ट जो वीक होता है, इसमें वेदर काफ़ी बेहतर होता है। और इसमें ये कि जब आप फुल मैराथन भाग रहे होते हैं स्पेशली 42 किलोमीटर्स, तो 42 किलोमीटर जब आप भाग रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है तकरीबन 3 से 6 घंटे के दरमियान में एवरेज टाइम लगता है, जो कि एवरेज एथलीट्स होते हैं। तो उसमें आपको अगर आप भाग रहे हैं और धूप बहुत तेज़ है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, तो उसमें रनर जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहता। एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कासिम पिछले कुछ सालों से जिस तरह ये जनवरी के लास्ट वीक में ही होती है इस्लामाबाद मैराथन, तो सर्दी वाला फैक्टर लोगों को रोक नहीं रहा है, बल्कि तादाद में इजाफा ही हो रहा है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी। मुझे ये बताएं कि इसमें कैटेगरीज कितनी हैं और क्या कौन कौन सा एज ग्रुप है जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमारी टोटल 5 कैटेगरीज हैं, जिसमें फुल मैराथन है 42 किलोमीटर, फिर हाफ मैराथन है 21 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर है। जिसमें आप अगर मतलब रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं या रनर नहीं हैं तो हम मतलब हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप 5 किलोमीटर में एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसके जो हमने कट ऑफ टाइम्स रखे हुए हैं उसमें बहुत ईजीली आप 5 किलोमीटर जो है आप वॉक एंड जॉग करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को इनकरेज करने के लिए किड्स फन रन है। तो इसका मतलब ये है कि जो इवेंट है इस्लामाबाद मैराथन, ये एक फैमिली फेस्टिवल बनता जा रहा है, जिसमें जब आप आएंगे तो इसमें जो आपको वाइब मिलेगी वो आपको पाकिस्तान के किसी और इवेंट में नहीं मिलेगी। और जितनी आवाम आती है दौड़ने के लिए, मेरे ख्याल से ये एक जो हमारा ख्वाब है वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो फूड फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, लेकिन जब ऐसे कोई हेल्दी कल्चर्स होते हैं वहाँ पे आपको लोग नज़र नहीं आते। तो अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद मैराथन में आपको लोग भागने के लिए रोड पे आते हैं और सुबह सवेरे आते हैं। ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और हम देख रहे हैं कि उधर रुमड़ी में भी कुछ लोग जो हैं वो रनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये बड़ा खुशाइंद है क्योंकि इन चीज़ों को प्रमोट करने से ही सेहत को प्रमोट किया जा सकता है हमारे माशरे में। ज़रा क्विक क्वेश्चन ये बताइएगा कि रजिस्ट्रेशन कराने का क्या तरीका है, कैसे शमूलियत इख्तियार की जा सकती है?
जी, इसकी रजिस्ट्रेशन हमारी वेबसाइट के ऊपर हो रही है, islamabadrunwithus.com के ऊपर। आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा 24 एंड 25 जुम्मा यानी कल और परसों, जुम्मा और हफ्ते को हमारी वेबसाइट के ऊपर स्केड्यूल पोस्टेड है। एक लोकल कैफ़े है कॉन्ट्रा कॉफ़ी के नाम से, वहाँ पे जाके ऑन द स्पॉट आप टिकट ले सकते हैं। हमारी टीम्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी। और इवेंट डे के ऊपर जो कि संडे है 26 जनवरी, उसका भी स्केड्यूल जो है हमारी वेब के ऊपर पोस्टेड है। वहाँ पे भी एक लिमिटेड स्लॉट्स और लिमिटेड टाइम पे ऑन द स्पॉट टिकट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच कासिम नाज हमारे साथ मौजूद थे, ऑर्गेनाइजर हैं जी इस्लामाबाद के। तो जरूर शिरकत कीजिएगा, इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं उनमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कैसे रजिस्टर कराना है ये भी कासिम ने आपको बता दिया, बड़ा आसान है, फॉलो कीजिएगा। अभी हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आपका हिम्मत जाएगा। वेलकम बैक। सेगमेंट सफर है शर्त में वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं ग्लेशियर्स प्रोटेक्शन एक्ट की। ग्लेशियर्स के बचाव के लिए ये क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। बामेर्स की बाज़ गश्त का सिलसिला आपने देखा पिछले 2-3 साल से चल रहा है। आगा खान जो है उनकी जो NGO है उनकी वो बेसिकली बुनियादी तौर पर वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं दुनिया भर में अवेयरनेस आगाही फैलाने के लिए कि माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो किस कदर जल्दी से रूनुमा हो रही हैं। और उस हवाले से हमने एक चीज़ ये भी देखी कि शायद एक तरफ तो ये बहुत ही बैनुल-अक़वामी किस्म का फिनोमेना है कि जब तक बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें इकट्ठे मिल बैठ के कोई बहुत बड़े फैसले नहीं करती तो उस वक्त तक शायद ये चीज़ हल नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये कुछ लोकलाइज्ड मामला भी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस हवाले से रहनुमाई लेने के लिए गिलगित में मैं यहाँ के जो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इदारा है, उनके डायरेक्टर साहब हैं खादिम साहब, इनके पास आया हूँ। तो खादिम साहब, बामेर्स की बाज़ गश्त एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारे प्रोग्राम है जो एक्सप्रेस पे चलता है। और जनरली हम ये समझते हैं कि शायद हम लोकल सतह पर जो मर्ज़ी कर लें उससे क्या फ़र्क पड़ना है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल यानी ये जो गिलाफ है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का वो तो हम शेयर करते हैं। तो यहाँ से जो धुआं उठा है या यहाँ से धुआं उठा है तो वो तो सारा मिक्स हो गया है और उसके बाद वो तो पूरा क्लाइमेट चेंज जो है ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना बन गया। तो इज इट ट्रू या कुछ लोकल ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे ये बचा जा सके, इससे इसकी रेट डाउन किया जा सके? बहुत शुक्रिया, बहुत पर्टिनेंट सवाल है क्योंकि ये जो ग्लोबल फिनोमिनाज हैं ये भी इमर्ज होते हैं लोकल फिनोमिना से। ये जब सारे इकट्ठे होते हैं तो एक ग्लोबल फिनोमिना बनता है। बिल्कुल सही। गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, मैं चूँकि जिस इदारे से हूँ या जहाँ पे मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है या जहाँ पे मैं चाहता हूँ 90% हमारा लोकलाइज्ड फिनोमिनाज हैं। अच्छा। जी। वो इन अ सेंस आप देखिएगा तो आप जब गिलगित बल्तिस्तान इंटर होते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के जो एरियाज़ हैं, मसलन लेट से आप बाबूसर से इंटर होते हैं, दियामर से आप खुंजाब टॉप तक चले जाएं, आप दिवसाई चले जाएं, आप आगे बल्तिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ बहुत सारी हमारी जो सेंसिटिव एनवायरमेंटल सेटिंग्स हैं, माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। तो ये सारा एरिया इंतहाई हिसास एरिया है जहाँ पे दुनिया में एक स्पेशलिटी है। मसलन आपके हाईवेज़ के साथ ग्लेशियर्स हैं, आपके हाईवेज़ के साथ दुनिया के वो सेंसिटिव एरियाज़ हैं जो और कहीं नहीं है। जी ठीक। आउट ऑफ आर्टिक या पोलर रीजन के बाद ये वाहिद एरिया है जहाँ पे आपके अभी रिसेंट हमारी एक रिपोर्ट आई है, EBKTCNR एक इदारा है, EPA उसमें पार्टनर है, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उसमें पार्टनर है, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी हमारा उसमें पार्टनर है। 8000 के करीब ग्लेशियर्स हैं। पहले हमारी ये फिगर 5000 के आसपास थी, मेट डिपार्टमेंट और सुपार्को की थी। अब ये जो 8000 ग्लेशियर्स में बहुत सारे ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो लोगों के साथ हैं, लोगों आबादियों के साथ हैं और लोगों का इन ग्लेशियर्स के साथ इंटरेक्शन है। ठीक है। मसलन हम बात करें अगर ये रुपल या तरिशिंग की ये जो रुपल ग्लेशियर है, लोअर वैली से अपर वैली जब आप जाते हैं तो बीच ग्लेशियर के दरमियान से रोड है, आप गाड़ी में क्रॉस करते हैं तो आपके ग्लेशियर के साथ इंटरेक्शन है, आप जो भी करते हैं उस ग्लेशियर के साथ इम्पैक्ट है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है इन्हीं माउंटेनियस रीजन्स में इन्हीं ग्लेशियर के साथ हो रही है। जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है या जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है इन्हीं ग्लेशियर्स के साथ होता है।
तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इन्हीं ग्लेशियर्स के ऊपर है। इन ग्लेशियर्स के ऊपर जब इम्पैक्ट होगा, इन फॉरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट होगा, तो वो लोकल इन्वायरमेंट के ऊपर भी होगा। डिफॉरेस्टेशन का भी इसमें जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारे एरियाज़ में जेम स्टोन्स की या वैसे ओवरऑल माइनिंग भी हो रही होती है। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों को सर्दियों में जलाने के लिए लकड़ी भी चाहिए होती है, लोगों को सर्दियों में गर्म होने के लिए कोई ना कोई हीट का सोर्स चाहिए होता है। जहाँ पे जंगल है वहाँ पे तो लोग लकड़ी जला रहे होते हैं, जहाँ जंगल नहीं है वहाँ पे लोग एनिमल डंग, जो जानवरों का गोबर है, गर्मियों में वो स्टोर करते हैं, सर्दियों में चलाते हैं। जहाँ पे गोबर की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ लोग एरियाज़ वहाँ पे जहाँ पे पीट लेन, आपने सुना होगा, पीट लेन एक ऐसा एरिया होता है अपर जो वैलीज में जो कार्बन सिंक कर रहा होता है। अच्छा, हाँ, और वो कार्बन आपके फॉरेस्ट से 70-80% ज़्यादा सिंक कर रहा होता है। लोग वो जो कार्बन सिंक या पीट लैंड इस तरह का एक ग्रासी एरिया होता है उसको काटते हैं, लाके जलाते हैं। तो एक तो वो हम ये करते हैं कि वो कार्बन सिंक को कम करते हैं, दूसरा उसको जब हम जलाते हैं तो फिर उसी कार्बन को दोबारा रिलीज कर रहे होते हैं। ओके, अब गोबर का आपने वैसे जिक्र किया तो वो तो सदियों से चल रहा है। गोबर का जलाने का जो मैकेनिज्म है वो तो चल रहा था पहले से, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो ग्लेशियर एरियाज के साथ जो इस तरह का गोबर जला रहे थे, पहले वहाँ पे 5-6-10 घर होते थे, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा। इसमें आपने माइनिंग का जिक्र किया, वो एक्चुअली मैं सब समझने के लिए कहना कि वो माइनिंग का क्या असरात हैं ग्लेशियर के? नॉर्मली जो ग्लेशियर एरियाज के आसपास जेम स्टोन्स की माइनिंग हो रही होती है, जो प्रीशियस स्टोन्स हैं अमूमन इन अपर एरियाज में होते हैं। अब जब वो माइनिंग के लिए आप ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं या एक्सप्लोसिव्स का यूज होता है, तो वो जो ग्लेशियर्स की अपनी एक डायनेमिक्स हैं उसको हम ब्रेक कर रहे होते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और जो ब्लास्ट होने की वजह से बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं अंडरनीथ ग्लेशियर के अंदर जब वाइब्रेशन होगी तो उसका जो एक नॉर्मल उसका अपना एक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो रहा होता है। तो उससे न सिर्फ वो मेल्टिंग फास्ट हो रही होती है बल्कि ग्लेशियर की जो फ्रेगमेंटेशन है वो भी उसके अंदर ऐड होती है। दूसरा, जो ग्लेशियर एरियाज़ के आसपास जो हमारी खास जूनिपर की ट्रीज़ हैं, बिर्च की ट्रीज़ हैं या जो पाइन ट्रीज़ हैं, उसको जब हम ग्रेजुअली कम करते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो अपनी नीड के लिए या अपनी ग्रीड के लिए, तो वो जो कार्बन सिंक को जब हम कम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी ग्लेशियर्स के ऊपर होता है। फिर आपकी प्रेसिपिटेशन के ऊपर भी होता है, जो क्लाउड्स का जो एज ए बैरियर काम करते हैं उसके ऊपर भी होता है, क्योंकि ये जो इस वैली के अंदर नॉर्मली जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं वो ट्रैप होते हैं, वो डिस्पर्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपके पास जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो जो पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स नहीं होने देते हैं। मसलन हम सॉलिड वेस्ट को बर्न कर रहे होते हैं, या हमारी जो व्हीकल्स, लेट से हम देवसाई की एग्जांपल लें, देवसाई प्लेट्यू जो है वो लेक के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारा जो छोटे छोटे चश्मे उबल रहे होते हैं, देखा होगा आपने, परमाफ्रॉस्ट। अब उस एरिया में पहले 10 से 15 गाड़ियाँ मुश्किल से गर्मियों में क्रॉस होती थी। अब इस वक्त वहाँ अगर आप डेली अगर 2000 गाड़ियाँ क्रॉस करती हों, इस वजह से आपका इधर तो बड़ा मौसर है। मैंने सुना था कि वहाँ फेस्टिवल भी एक दफा कोई शुरू हुआ था, वो तो नहीं, वो फेस्टिविटीज कोई नहीं है, रेगुलेट हो रहा है। अब रेगुलेट इन अ सेंस उसको इसलिए करने की भी नीड है क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। अगर वहाँ पे 500 गाड़ियाँ महीने में उसकी कैपेसिटी है, अगर हम वहाँ से 5000 गुजारें तो वो गाड़ियों की जो इमिशंस हैं उसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डस्ट। सर 500 गाड़ी भी क्यों गुजरे? मतलब अगर हम इंटरनेशनली पूरी दुनिया को चले, आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, आप इवन अफ्रीकन ममालिक जिनको हम अमूमी तौर पर शायद कोई पसमानदा तस्वुर करते हैं, बट टूरिज्म में और इन चीज़ों में वो हमसे तो खैर बहुत ही आगे हैं। आप तंजानिया की बात कर लें, आप कीनिया की बात, किसी की भी बात कर लें, जाए क्यों गाड़ी? असल में कुछ तो चीज़ें इनएविटेबल हैं। वो एक अल्टरनेट रूट है, चूँकि यहाँ से गिलगित से स्कर्दू रोड ब्लॉक होता है तो बाज़ दफ़ा ट्रांसपोर्ट उस तरफ डाइवर्ट किया जाता है किसी भी वजह से, लैंड स्लाइडिंग की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। दूसरा, जो टूरिज़्म का जो इन्फ्लक्स है उसको हमने कहीं ना कहीं रेगुलेट करना है। कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे हर टूरिस्ट ने जाना नहीं है, उसको ना आप छोड़ सकते हैं। कुछ एरियाज़ हैं जो सिर्फ एडवेंचर टूरिस्ट के लिए होता है, कुछ एरियाज़ हैं जो जहाँ पे आप रिलीजियस टूरिज्म के लिए देवसाई तो मतलब इतनी प्रीशियस है कि वहाँ लेकिन उनका वो जो रीच है, हर चीज मरमेट है, और मतलब उनके साथ कितना बड़ा एक जुल्म है, उनका घर है। बिल्कुल। और फिर हमारे यहाँ अभी तक वो रवैये भी बहुत ही मनफी हैं। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में तो खालबन मैं तो खैर अब हम कुछ कह नहीं सकते, बट सजेशन तो यही है कि उसको किसी सूरत में भी, जिस तरह हमने सैफुल मुलूक तबाह की, जहाँ पे हम रोड लेके गए वो सब तबाह हो गया। और अगर सैफुल मुलूक किसी ने बहुत ही उसको किसी को नेचर की मोहब्बत जागी हुई है अंदर, तो कर ले, ट्रैक कर ले, साइकिल में जाएं। अच्छा, आप मेरा ख्याल है कि आपको आपका इदारे को काम करने चाहिए। सर अभी हम ग्रेजुअली रूल्स, अभी एक रिसेंटली हमारी जीबी कैबिनेट से एक रूल पास हुआ है गिलगित बल्तिस्तान क्लाइमेट
चेंज एक्ट, उस रूल में उसका मेन मकसद यही है कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान में जो गाड़ियाँ गर्मी में इंटर होती हैं उसमें से एक सर्टेन फीस लेवी करें। ठीक है। जैसे इंडिया में होता है जो इनके सेंसिटिव एरियाज़ हैं, मसलन उसमें अगर 1300 सीसी की गाड़ी है तो उसकी फीस हो 2000 सीसी की है, वो जो फीस उससे लेवी होगी उस फीस से फिर वो इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज के वो जो इम्पैक्ट्स हैं उसको कम करें। दूसरा ये है कि ग्रेजुअली यहाँ पे अभी एक एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ एक पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें व्हीकल्स की सर्टिफिकेशन का भी है, उसकी जो इमिशंस हैं उसको भी मॉनिटर किया जाए। अगर कोई किसी गाड़ी से इमिशन ज़्यादा हैं, अगर वो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यूरो 5 और 4 उसके ऊपर कंप्लाई नहीं करता तो उसको फिर हम रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन ओवरऑल होना यूँ चाहिए, कुछ एरियाज जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे व्हीकल्स की आमद रफ्त जो मास टूरिज्म है उसको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ग्लेशियर्स की दुनिया में आप बैठे हुए हैं, मतलब नॉर्थ पोल के बाद इतने बड़ा दुनिया का कीमती तरीन ये उस हवाले से सेंसिटिव एरिया और इतना सेंसिटिव एरिया आप, और फिर आपने अभी ह्यूमन फैक्टर का जिक्र किया, आप मुस्तकबिल में रूपल है या हुपर है या मतलब ये इस तरह के ग्लेशियर जहाँ पे बिल्कुल इंसानी आबादियाँ सा, इन ग्लेशियर्स का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मिनापिन है, ये तमाम ग्लेशियर्स आपको सुकड़ते हुए और ख़त्म होते नजर आते हैं? सर इसमें ये बहुत हाई टेक्निकल सवाल है, क्योंकि ये एक बहुत कम्बरसम रिसर्च के बाद आप ये कह सकते हैं कि ग्लेशियर, लेकिन अभी जो रिसेंट आपके पास रिसर्च है क्राकरम एनॉमली के नाम से, क्राकरम के जो ग्लेशियर्स हैं वो कम होने के बाद बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है, बहुत सारे रिसर्चर जो इंटरनेशनल अच्छे लोग हैं वो कर रहे हैं। हमारे अपने जो पाकिस्तान में या गिलगित के लेवल पे, चूँकि हमारे पास रिसर्च के लिए कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए वो कम थे। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जो ग्लाफ प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कुछ 200 प्लस वो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं जो आप ग्लेशियर को मॉनिटर कर सकते हैं, क्लाइमेट को मॉनिटर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगने हैं, वाटर गेजिंग स्टेशंस लगने हैं। इसके साथ साथ अभी जो मैंने EV KTCNR का आपसे जिक्र किया था, 8 स्टेशन हमने खुद लगाए हैं। उसमें एक परसों में है, एक इस तरह शिशपर ग्लेशियर में है, बोरित में है, अच्छा मिनापिन में है, और 3 स्कर्दो में जो आपके कंकोडिया के आसपास हैं। उनका डेटा कंटिन्यूस हम लेते हैं और मॉनिटर करते हैं, और उसका मकसद भी यही है कि एक हमारे पास कंक्रीट साइंटिफिक बेस एविडेंस हो, और उसकी बेस पे हम फ्यूचर में हमारा एक प्लान है। अभी रिसेंटली हमारी क्लाइमेट एनवायरमेंट पॉलिसी लॉन्च होने जा रही है। क्लाइमेट चेंज का जो स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान हमारा अप्रूव हो चुका है, उसके अंदर मिड टर्म शॉर्ट टर्म ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा हमारा नेक्स्ट फेज में अभी इंशाल्लाह इसमें प्लान है ग्लेशियर प्रोटेक्शन एक्ट। आपने कभी पेरू और अर्जेंटाइन की आपने देखी होगी, तो वहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। और वो ग्लेशियर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए किया है। अब हमारे यहाँ ये है कि जो भी रिसर्चर या जो भी ग्रुप्स आते हैं वो बगैर किसी उसके हेजिटेशन के जो भी चीज़ लेके जाएं, जो भी वहाँ पे कैंप करें, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ग्लेशियर प्रोटेक्शन एक्ट हो, जो माउंटेनियर्स या एडवेंचर टूरिस्ट आते हैं उनके साथ साथ जो दूसरे लोग जाते हैं उसमें एक सर्टेन गाइडलाइंस के तहत वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जो हीटिंग होती है, वहाँ पे जो वेस्ट हम डंप करके आते हैं, अपने पिछले साल देखा होगा बहुत सारा वेस्ट K2 के आसपास डंप था, ये नांगा पर्वत के आसपास डंप था, तो उसका भी इम्पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं इसको हम कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंट है, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की भी इन्हीं ग्लेशियर्स के ऊपर है। मैं तो इससे भी ब्रॉडर एस्पेक्ट में कहता हूं कि अक़वामी एहसास है, पूरी दुनिया का क्लाइमेट रेगुलेटर है। एग्जैक्टली, क्लाइमेट रेगुलेटर्स हैं ये, तो पूरी दुनिया का। तो ये जो क्लाइमेट रेगुलेटर्स हैं, चूंकि दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स आपके पास हैं, सबसे बड़े माउंटेन्स आपके पास हैं, आपका रिवर का एक पूरा सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम इससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियों में, सर आपने देखा होगा, मैक्सिमम हमारे यहाँ सर्दियों में लोग लकड़ी जलाते हैं, इसी तरह की चीज़ें। अगर हम हाइड्रो पावर के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर हम फोकस करें, तो न सिर्फ ये ग्लेशियर्स हमारे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, हमारा ओवरऑल रीजनल और नेशनल एनवायरनमेंट के ऊपर इसका एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। तो मॉडल्स बहुत सारे हैं, नीयत की कमी है, नीयत हो तो सॉल्यूशंस जो हैं वो तो हैं। देखते रहिए सफर है शर्त। वेलकम बैक जनाब। सोशल मीडिया पर आजकल एक नन्ही सी परी पाकिस्तानी बच्ची काफ़ी वायरल है, और उसकी लाखों व्यूज़ पर मबनी वीडियोस आपने भी देखी रखी होंगी। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं KP अपर दीर से ताल्लुक़ रखने वाली 9 साला शुमाइला महविश की। बाकायदा तालीम ना होने के बावजूद शुमाइला 6 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल लेती है, गैर मुल्की सयाहों में अशिया फ़रोख्त करती हैं, और गैर मुल्की मेहमानों से मुलाकात करते करते ये कई ज़ुबानें सीख चुकी हैं।
शुमाइला की वायरल वीडियो में वो अपनी बड़ी फैमिली के बारे में भी बताती हुई नजर आती हैं और अब हाल ही में उन्होंने क्लास 5 के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दी है जो इस प्रोसेस में है। मजीद आज हमारे साथ एक्सप्रेसो की वो मेहमान है। जी हाँ, शुमाइला से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा शुमाइला, आप तो माशाल्लाह से बड़ी फेमस हो गई हैं। इतनी छोटी सी शुमाइला और इतने ज्यादा व्यूज वीडियोस पे, कैसा महसूस कर रही हैं? स्टार बन गई हैं। ओके ना, मुझे महसूस करने की मुझे पता भी नहीं लगता क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि मैं नहीं है ना पहले अपने वो बिजनेस में नहीं है ना सब कुछ वहीं पर, सारा फोकस वहीं पर था। क्या अभी स्कूल 5 क्लास स्कूल के लिए भी मैंने कह दिया, तो अभी वहाँ पर सारा नहीं ना ध्यान देना पड़ेगा। जबरदस्त जबरदस्त, और आपको महसूस करना भी नहीं चाहिए। महसूस हम कर रहे हैं, आपकी बातें सुन के बहुत मजा आता है। अच्छा ये बताइएगा कि आप क्या कौन कौन सी ज़बानें बोलती हैं और कितनी ज़बानें सीखना चाहती हैं मजीद आप? दुनिया में से 250 ज़बानें होती हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सारी सीख लूँ। अरे वाह, ज़बानें बोलती हूँ। जबरदस्त शुमाइला, मुझे ये बताएं कि सबसे पहली ज़बान कौन सी सीखी आपने? नहीं, पश्तो तो मेरी अपनी ज़बान है, वो तो सबसे पहले है। ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड पे उर्दू है, थर्ड पे इंग्लिश है, फोर्थ पे पंजाबी है और फिफ्थ पे ये और चित्राली आखिर में सीखी क्योंकि मामा पहले नहीं सिखाती थी, अभी खुद सिखा रही है। जबरदस्त जबरदस्त। शुमाइला जरा अपना इंग्लिश में तो इंट्रोडक्शन कराओ। Okay, you know I'm from Peshawar. Now we are living in Shinaba, Panakot Shinaba, and first I sell in a lorry channel some fruits, dry fruits. So now I'm going to. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा शुमाइला, ये बताएं सीखी कहाँ से आपने ये ज़बान? हाँ ये बताओ। मैंने पापा से सीखी है। अरे वाह, और बाबा ने कैसे सिखाई? बाबा को भी आती हैं ये सारी लैंग्वेजेस? वो उन्हें 14 ज़बानें आती हैं। अच्छा जबरदस्त, टैलेंट फिर आप में ट्रांसफर हुआ है आपके बाबा से। तो मुझे ये बताएं कि आपको खुद से कौन सी फेवरेट है लैंग्वेज जो आप बोलती हैं? मुझे तो एक इंग्लिश अच्छा लगता है और एक अपना पश्तो और ये चित्राली में से कुछ खास नहीं। उसके लोगों को समझ नहीं आती ना, सिर्फ चित्राली लोग तो अच्छा बाबा ने सिखाई किस तरह से? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बाज बच्चे तो 2 लैंग्वेजेस भी सीखते हुए प्रॉब्लम फील करते हैं, तो आपको 6 ज़बानें कैसे बाबा ने सिखाई? वो क्या है ना, बाबा नहीं है ना यूएसबी में मेरे स्कूल को सारा सबक डाउनलोड करके वो यूएसबी टीवी में लगाते हैं और टीवी को जब चालू करते तो वो हमें वो सारे। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त। क्रेडिट जो है ना वो आपके बाबा को भी जाता है और हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने इतनी टैलेंटेड बच्ची जो है उसको हाईलाइट भी किया और उसकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी की है। और अभी आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दी है, ग्रेड 5 में अब आपका एडमिशन होगा? जी। वाह, मुझे ये बताओ शुमाइला, जब आप फेमस हो गई हो, स्टार बन गई हो, तो लोग कहते होंगे हमारे साथ पिक्चर्स बनवाएं, कैसा फील करती हो? ओके ना, मुझे कहते हैं मगर मैं तब तक नहीं बनाती जब तक बाबा परमिशन ना दे। ये अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जो ये आपको शोहरत मिली है ना, ये सर चढ़कर नहीं बोल रही है आपके। अक्सर लोगों को शोहरत मिलती है तो वो बिल्कुल हम्बल नहीं रहते हैं और आप इस वक्त भी हम्बल हैं। आप अपने बाबा की बात इस वक्त भी सुन रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि अब आप तालीम की तरफ भी राग़िब हो रही हैं। 5वीं जमात में आपने एडमिशन ले लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं आप इसका सिलसिला आगे भी जारी रखेंगी। ये बताएं कि आपके फ्रेंड्स कुछ पहले से स्कूल में हैं, मौजूद हैं जहां आप जा रही हैं? नहीं। अच्छा, तो अपनी फैमिली के बारे में शुमाइला बताएं ना, वो जो एक आपकी वीडियो भी चल रही थी, आप अपनी फैमिली के बारे में भी बता रही थी, हमें भी जरा बताएं उस तरह से। मेरी नहीं है ना 5 मदर्स हैं, उनमें से सबसे फर्स्ट नहीं है ना अमेरिकन है, सेकंड उसके बाद नहीं है ना कराची की है, फिर एक वो 4 सदी की है, एक चित्राल की है, एक अफगानिस्तान की है। हमारी माँ नहीं है ना, जो मेरी अपनी माँ है ना सगी, तो वो नहीं है ना चित्राल से है और वो जो सौतेली है वो अफगानिस्तान से है और एक जो 4 सदी वाली है वो भी जिंदा है, अफगानी भी जिंदा है। मेरी अम्मी वो तो बहुत हो चुकी। अरे अच्छा, जबरदस्त। आपके बहन भाई कितने? मेरे सबसे जो मेरा सगा भाई है उससे बड़े भी 5 हैं, उससे बड़े 6 हैं और उससे मुझसे छोटे भी इस तरह बहुत है। मुझे
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शुमाइला, आप बहुत स्वीट हो, क्यूट भी, और आप बातें भी बड़ी मजेदार किस्म की करती हो। चित्राली में तो जरा कुछ बोल के सुनाओ हमें। ये क्या कहा है? मैंने कहा है आप कैसी हैं? ठीक हैं? आप नमकीन चाय लेंगी कि मीठी? आप क्या लेंगी? अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा शुमाइला, मुझे बताइएगा कि आप गैर मुल्कियों से बात करती हैं, उनका फीडबैक कैसे आता है जब वो आपको इतनी ज़बानें सुनता है? यानी हमने देखा है कई तो आपकी वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन कोई खास बात जो आपको याद रह गई हो? क्या है ना, जब भी फॉरेनर्स आते थे ना, जब मैं उनसे बात करती थी तो इस तरह होता था, पुलिस वालों को तो कुछ भी वहाँ पर सिर्फ उनका पश्तो ही था और थोड़ी थोड़ी उर्दू भी बोल लेते थे, मतलब उर्दू भी टूटी फूटी। तो वो नहीं है ना, जब भी फॉरेनर्स आते तो वो मुझे बुलाते, कहते कि मैं तुम्हें पश्तो में बताऊंगा, तुमने उसे नहीं है ना इंग्लिश में बताना है। तो इस तरह होता है। राइट, तो एक ट्रांसलेटर के तौर पर भी आप करती रही ये काम। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि हम हाईलाइट करें कि किस तरीके से आप ये शुमाइला की ट्रेनिंग देखें कि आप अपने बच्चों को घर बैठे हुए भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप वो शुमाइला जो है, उसके बाबा उसको सारा सिलेबस डाउनलोड करके उसे घर में पढ़ा रहे हैं, घर में सिखा रहे हैं, और घर में रहते हुए इस टैलेंटेड बच्ची ने 6 ज़ुबानें जो है उन पर उबूर हासिल कर लिया, महज 9 साल किया। आगे चल के देखिए ये क्या क्या कारनामे सर अंजाम देगी। तो ये मोटिवेशन है शुमाइला, बहुत सारे दूसरे बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि किस तरीके से आप घर रहते हुए भी अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, इस तरीके से सिखा सकते हैं। तो शुमाइला, फ्यूचर में क्या बनना है आपने? मैं तो नहीं ना चाहती हूँ कि मैं आई बिकेम अ फ्लायर। अच्छा जी, मुझे लगा कि आपने बिजनेस करना है बड़े होके। वो क्या है ना, मार्केटिंग। हाँ बोलो बोलो। नहीं है ना, मैं बड़े होके नहीं है ना फाइटर पायलट बनना चाह रही हूँ। जबरदस्त, इंशाल्लाह आप जरूर बनेंगी, मेरी दुआएं। ग्रेट एम्बिशन, बहुत जबरदस्त बात है कि आप फाइटर पायलट बनना चाहती हैं। और मैं अली, आपने नोट नहीं किया, उसने पंजाबी में अभी बोला है। शुमाइला जरा दोबारा से बोले। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने बड़ी होके फाइटर पायलट बनना है। अच्छा जी, जबरदस्त। फाइटर पायलट के बारे में, एम्बिशन के बारे में बात कर रहा था कि आपका जो एम्बिशन है ना, आई कैन अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप ऐसा कर सकती हैं। और अगर आपने कर दिया, ऐसा सब कुछ कर दिया, तो वी विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत फख्र होगा हमें आप पर, और अभी है उससे भी बहुत अभी भी बहुत है और भी होगा। और आप इस तरह जज्बा अपना ये बहाल रखिएगा, इस फाइटर पायलट आप बिल्कुल बन सकते हैं। और ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि इस वक्त कितनी ज़रूरत है जहां आप रहती हैं वहां पर बच्चियों को तालीम देने की, वहां पर उनको ऐसे माँ बाप के होने की जो उनको ये तालीम फराहम कर सकें, अगर वो स्कूलों को नहीं जा रही हैं? कितना जरूरी है उनको ये पढ़ाना? वो है ना, वो तो अभी इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब में सब कुछ भर दो, टीवी में लगा दो। अगर उनके पास नहीं हो ना तो कोई दूसरी जगह जाके मोबाइल पे कर दे, इस तरह भी हो सकता है। जबरदस्त। ये 9 साल की बच्ची है, ये 9 साल की बच्ची है, और उसको पता है कि कैसे आप किसी चीज को इनकार आप ना करें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक जो गैजेट है आपका फोन है, आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा शुमाइला, क्या पैगाम देना चाहोगी? आपके बहुत सारे फैंस हैं भाई अब तो। मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान को अमेरिका चाइना से ज्यादा खूबसूरत बना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जितना खूबसूरत है, आप लोग, आप बच्चे हमारे ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, हमें बहुत फ़ख्र है आप पर। और आप अपने ये लर्निंग का सिलसिला, लर्निंग की जर्नी इसी तरह से जारी रखें। और हमारी बच्चियां हमारा फ़ख्र हैं जनाब। आपने देख ही लिया है, शुमाइला जैसी बच्चियां जो बहुत तेज़ी से सलाहियत रखती हैं किसी भी ज़बान को जानने की, और ना सिर्फ ज़बान को जानने की, ज़बान एक कल्चर को जानना होता है। अगर आप ज़बान जानते हैं, आप किसी के कल्चर को, किसी की भी ज़बान में बात करके देख लें, वो आपसे कैसे जुड़ जाएगा, जैसे हम आज शुमाइला से जुड़े। म्यूजिक का जबरदस्त तड़का, हाँ एग्जैक्टली। तो अब पता चल गया होगा कौन है हमारे साथ जनाब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, इंतहाई सुरीले गुलूकार हमारे साथ मौजूद हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। और हम बात कर रहे हैं जी
इब्रार मलिक की, जो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इब्रार के जो ट्रैक आपने सुना है हाल ही में रिलीज हुआ है और जनाब सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल चल रहा है और पाकिस्तान के तमाम बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में गायकी के जादू जगाने के साथ साथ बोहेमिया, आतिफ असलम और बिलाल सईद समेत कई नामवर सिंगर्स के साथ बिलाल स्टेज भी शेयर कर चुके हैं और इसके साथ साथ 7 लोगों के साथ मिलकर अपना बैंड भी चला रहे हैं। हम इन्हीं से मजीद बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बात सबसे पहले बताइएगा किस फिक्र में मुब्तला है, किसकी फिक्र में मुब्तला है? तेरी फिक्र। बस सबकी फिक्र में। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको कांग्रेचुलेशंस कहेंगे, आपका पहला ट्रैक है जो आ रहा है। इसके साथ साथ ये बताएं कि इतने बड़े बड़े गुलकारों के साथ आपने परफॉर्मेंस दी है, उनके साथ स्टेज शेयर किया है, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी 7-8 साल का जो है ये एक्सपीरियंस है मेरा, चलते इस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर किया है और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। अभी रिसेंटली बोहेमिया के साथ भी किया है, तो बहुत अच्छी फील होती है, कॉन्फिडेंस फील होता है और सारे जब प्राउड फील करते हैं तो बड़ी अच्छी वाइब आती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका म्यूज़िक जर्नी जो है, जो आपने कहा कि 7-8 साल पहले शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे पता चला आपको कि भाई इब्रार एक सिंगर बन सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये हुआ कि लाइक गाने का शौक़ तो नहीं था। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे मैं बेसिकली स्केचिंग सीखने गया था। क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, तो स्केचिंग सीखते सीखते वहाँ पे म्यूज़िक से काफ़ी इंस्पायर हुआ। सारे लोग बैठ के गाते थे, जैमिंग करते थे, तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली वहाँ से। फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वहाँ पे एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की म्यूज़िक सोसाइटी, तो वहाँ पे ऑडिशन दिया, वहाँ पे मैं फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गया। तो वहाँ से फिर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं अब मैं गा सकता हूँ, और वहाँ से फिर जर्नी का स्टार्ट हुआ। वहाँ पे गिग्स होते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की म्यूज़िक सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है यंग टैलेंट को, तो वहाँ से फिर करते करते अब स्टेज पे। और क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उस दरगाह से तो बहुत बड़े बड़े नाम भी निकले हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद हैं, और आप भी हम इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से पहले दिखाई दिए। अब जैसे कि मेरा ट्रैक है, ये ट्रैक भी एसोसिएट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ ही, क्योंकि वहाँ पे हमारे एक म्यूज़िक टीचर होते थे एजाज़ अहमद साहब, और वो अभी दुबई में है, तो उन्हीं ने ही मुझे गाना दिया, रिकॉर्ड किया और सारा ये पुश किया मुझे कि नहीं तुम्हें इस साइड पे भी आना चाहिए। तो ये मेरा पहला डेब्यू सॉन्ग है और चल रहा है हर जगह। टीचर्स देखें हर हाल में सपोर्ट करते हैं, वो खुद भी कहीं भी हो तब भी। ये देखिए कि टीचर्स वाकई सपोर्ट करते हैं आपको, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना भी जरूरी है। टीचर्स भी सिर्फ उन्हीं बच्चों को सपोर्ट करते हैं जिनमें वो टैलेंट दिखाई दे रहा होता है। अच्छा, ये बताइएगा पहले इरादा क्या था बनने का, ये क्या करने निकले थे और क्या कर बैठे? बेसिकली बाय प्रोफेशन तो मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मतलब सिंगर वाला जो था वो अंदर एक पैशन था बहुत ज़्यादा, तो ये पैशन जो है अब एक तरह से प्रोफेशन बन गया, क्योंकि इस तरह के शोज़ कर रहा हूँ, अब डेब्यू सॉन्ग रिलीज़ हो गया, उसके अलावा मार्केटिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें भी कर रहा हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से काफ़ी ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि एट अ टाइम मैं कोई 5-6 एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट भी हूँ, और आर्किटेक्ट वाला जो काम है कंपोजिशन में भी कहीं चला लेते हैं आप साथ साथ इसको? वो साथ साथ चल ही जाता है, और ये भी लाइक काम तो काफी हेक्टिक है, लेकिन ऑन एंड ऑफ ये चल रहा है। अच्छा, ये तो बाकायदा सारे काम है, मार्केटिंग, पीआर, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत वक्त देना पड़ता है आपको इन चीज़ों के लिए। फिर ये कैसे मैनेज करते हैं अपनी गुलकारी के लिए और अपने कॉन्सर्ट्स के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए कैसे तैयारी करते हैं? लाइक इसमें शुरू से मुझे ना टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी से आती है, मतलब लाइक इसलिए आप कर रहे हैं सारे काम इकट्ठे। अब मैं जब यूनिवर्सिटी में भी था तो हमारी फील्ड काफ़ी टफ है ये आर्किटेक्चर, बहुत ज़्यादा टाइम इसको देना पड़ता था, लेकिन स्टिल वहाँ पे रहते हुए भी मैं म्यूज़िक सोसाइटी में भी जाता था और भी सारी एक्टिविटीज़ करता था, तो ये स्किल्स यूनिवर्सिटी लेवल से डेवलप हुए हैं कि अभी भी मैं सारी चीज़ें मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। लाइक शोज़ आते हैं तो शोज़ पे भी चले जाता हूँ, उसके अलावा जो पीआर एंड मार्केटिंग का काम है हमारा, लाहौर फूड पोस्टिंग, वो हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, वहाँ उस पर भी काम चल रहा है। उसके अलावा लाइक ये अब सिंगिंग वाला करियर है, आर्किटेक्चर वाला आजकल ज़रा थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन चल रहा है सब कुछ। सही है। अच्छा, तो इब्रार बड़े चर्चे हैं सोशल मीडिया पर आपकी आवाज़ की, आपकी गुलकारी के, हम चाहेंगे ज़रा हमें कुछ और भी सुनाएं। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना है, और काली काली जुल्फ़ें। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो,
हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, खुदा के लिए हम पे डोरे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताएं, ये बताते हैं लोगों के गुलकार और फनकार होते हैं हसास होते हैं और कहीं ना कहीं ठेस खाई होती है इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ में वो सुर पैदा हो जाता है। नहीं, ठेस तो खैर ऐसी नहीं खाई, लेकिन सिर्फ पैशन की वजह से एक एग्रेशन है अंदर मेरे। जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ तो एक डिफरेंट एनर्जी होती है। अगर आपने मेरे कभी शोज देखने का मौका मिले तो आपको ये चीज़ फील होगी। तो वो बस एग्रेशन को लेके, पैशन को लेके चल रहा हूँ और बहुत मज़ा इंजॉय करता हूँ स्टेज पे बहुत ज़्यादा। अच्छा अबरार, ये बताएं कि ओवरऑल जो आपका जर्नी था, आपकी फैमिली की सपोर्ट रही? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं आपकी पढ़ाई इतनी मुश्किल थी, तो फैमिली तो कहती है कि भाई एक काम करो, पढ़ाई करो, ये म्यूजिक छोड़ दो। इस चीज़ में मैं अपने मामा पापा को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी वो मेरे मामू की शादी पे ही थी। अच्छा। तो जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया तो सारी फैमिली ने आके मुझे हग कर लिया और बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो वहाँ से समझ लें कि एक जो होता ना कि पैशन पैदा हुआ कि हाँ, उसकी हो गया। और हमेशा सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि कभी रोका हो। उन्होंने कहा कि बेटा जो तुम करना चाहते हो उसको करो। और अब जब इतने बड़े बड़े फनकारों के साथ आप स्टेज शेयर करते हैं, आप कैसा फील करते हैं? वो बहुत अच्छा फील करते हैं। और रिसेंटली मेरी मामा ने भी मेरा शो अटेंड किया, तो मेरी एक फील बहुत डिफरेंट थी कि मेरी मामा मेरे सामने थी। और अभी आपकी एजुकेशन कौन फाइनेंस कर रहा है? एजुकेशन तो मुकम्मल हो चुकी है। वो घर वालों ने की थी। लेकिन अच्छा इसकी बात बताइएगा कि फर्ज करें कि अगर ये आप इतने सारे काम एक साथ कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटीज में कुछ काम होंगे। तो आप प्रायोरिटाइज किस तरह से करते हैं? टाइम मैनेजमेंट तो हमें पता चल गया, लेकिन पहली चीज़ क्या है और फिर आखिरी चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो जाहिर सी बात है घर के काम ही होते हैं। उसके बाद फिर लाइक अभी क्योंकि शोज़ अगर आ जाएं तो उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो शॉर्ट नोटिस पे ही अक्सर आते हैं। उसके अलावा जो हमारा मार्केटिंग PR का काम है वो क्योंकि डेली बेसिस पे चल रहा है, तो फिलहाल प्रायोरिटी पे वही है, क्योंकि आजकल आपको पता मार्केटिंग का दौर है और उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। अब बिल्कुल फेमस होने का दौर है, अब तो यही सब कुछ चलेगा। थैंक यू सो मच अबरार, आपने हमें ज्वाइन किया, आपकी खूबसूरत आवाज़ हमने सुनी। जनाब ये है पाकिस्तानी टैलेंट और ये सिंगर्स हैं जिनको प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं ना जाइएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। चैंपियंस ट्रॉफी की एक बार फिर बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो और भारत कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर इवेंट के लोगों में पाकिस्तान का नाम होगा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के नाम के साथ लोगो वाली शर्ट पहनने की तस्दीक कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान की मेजबानी में हो रहा है। ताहम भारत इस इवेंट को मुतासिर करने के लिए हर बार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और आपने देख लिया इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। उस लोगों पर तनकीद कर दी है, उस लोगों के ऊपर ये कह दिया कि हमारे खिलाड़ी जो हैं ये इनको ये नहीं पहनना चाहिए, लेकिन फिर ICC का दबाव आया और आपने देखा फिर उसके बाद जी हाँ, फिर गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया ने BCCI के हवाले से ये खबर दी थी कि इसमें कहा गया था कि भारतीय बोर्ड अपने खिलाड़ियों की जर्सी पर लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं लगाएगा, लेकिन ICC ने फिर जी सख्त इंतबाह किया, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अब भारतीय खिलाड़ी वही जर्सी पहनेंगे जिसके लोगों पर मेजबान मुल्क पाकिस्तान का नाम जगमगा रहा होगा। और इस हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तस्दीक भी कर दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारत की जर्सी है उस पर ऑफिशियल लोगो होगा और भारतीय मीडिया ने भी अब मुंह की खाने के बाद ये रिपोर्ट दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो जर्सी है उसमें पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान लिखा होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने कुछ अपना वजाहती बयान भी फिर इसके बाद दिया। उन्होंने कहा कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC की गाइडलाइंस को अपनाएंगे और ये हम आपको क्लियर करें कि ICC की रिवायत के मुताबिक ये होता है कि हर इवेंट पर जो लोगो है उसमें मेजबान मुल्क का नाम शामिल होता है जो इस टूर्नामेंट में शरीक टीमों के खिलाड़ियों
खिलाड़ियों की कोई ना जर्सी कोई पर लगाया प्रॉब्लम जाता है। इनको रहेगी। इवन अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी होती है ना, इसके दौरान भी देखिएगा सैकड़ों चीजें निकालेंगे, सैकड़ों कीड़े निकालेंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अरे पहले स्टेडियम्स वाला मामला, हाँ, पहले बिल्कुल। स्टेडियम्स वाला मामला कि जी तैयार नहीं होंगे और वेन्यू तब्दील करना पड़ेगा, कुर्सियां नहीं लगी अभी तक, या मतलब इतनी चीजें, माइंड कंट्रोवर्सीज, माइंड गेम्स है, छोटी छोटी चीजें नुक्ताचीनी कर रहे हैं। आपने इससे घबराना नहीं है। हमने भाई लेकिन जो मर्जी कर लो, होनी यही है चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में ही होनी है और हमने ही मेजबानी करनी है और बड़े जबरदस्त तरीके से होगी, ये भी आप देखेंगे। आप अपने मैचेस पे तवज्जो दीजिए, ये ट्रॉफी हम मैनेज कर लेंगे। परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है जी आपने अपनी, ये बाकी चीजें हम पे छोड़ दें, हम कर रहे हैं, हम हैंडल कर लेंगे, आपने परेशान नहीं होना जी। इसके साथ ही हमें आज के शो से दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।